स्वागत है आपका बच्चों आर्या रिवीजन के प्लेटफॉर्म पर। आज हिंदी की कक्षा में हम लोग चैप्टर 2 पर डिस्कशन करेंगे। गोधुली भाग 2 आपके क्लास 10th की जो पुस्तिका है उसमें आज हम लोग चैप्टर 2 का नाम क्या है, बहुत सुंदर नाम है। चैप्टर 2 का जो नाम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। विष के दांत आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, विष के दांत। विष के दांत के लेखक के परिचय के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा गत कई वर्षों में परीक्षा प्रश्न पत्र को बदल दिया गया। यानी 50% प्रश्न जो होंगे वो वैकल्पिक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 4 ऑप्शन वाला। उसमें ये जो परिचय पढ़ते हैं ना हम चैप्टर का, ये वाला नलिन विलोचन शर्मा लेखक हैं। नलिन विलोचन शर्मा लेखक का क्या है डिस्कशन पढ़ते हैं। कि इनका जो जन्म है वो 18 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट में हुआ था। ठीक है, जन्मना भोजपुरी भाषा था, यानी इनका जो जन्म हुआ था तो उस समय इनकी भाषा क्या थी, भोजपुरी थी। यानी कि माता पिता के घर में भोजपुरी का प्रचलन था। दर्शन एवं संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महाउपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा जी के ज्येष्ठ सुपुत्र, यानी इनके पिताजी का नाम क्या था, रामावतार, और वो क्या थे, महामहोपाध्याय, विद्वान थे बहुत। और किस चीज के थे, दर्शन एवं संस्कृत यानी फिलॉसफी और संस्कृत के नॉलेजेबल थे। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। रत्नावती इनकी माँ का नाम था, माँ का नाम रत्नावती था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की बड़ी भूमिका। यानी पिता इतने महान विद्वान थे कि इनके ऊपर उनका प्रादुर्भाव यानी जो जन्म हुआ है तो उनका असर इनके ऊपर भी है। आगे चलेंगे। उनकी स्कूल की पढ़ाई कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी, पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई, और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी एमए किया। यानी ये मास्टर डिग्री होल्डर थे। एमए का मतलब होता है मास्टर इन आर्ट्स। किन सब्जेक्ट में, हिंदी में और संस्कृत में, दो एमए थे। जैसे कि आपके पढ़ाने वाले व्योमकेश सर आर्या रिवीजन प्लेटफॉर्म में जो पढ़ा रहे हैं आपको, वह भी डबल ग्रेजुएट हैं। दो सब्जेक्ट में हमको जो है विशिष्टता है, एक मैथ्स में एक इकोनॉमिक्स में, मतलब बीएससी भी हैं और बीए भी हैं। वे हर प्रसाद दास जन के कॉलेज में, आरा रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे। पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक यानी कि प्रोफेसर थे पटना यूनिवर्सिटी में। ठीक है, 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु होने के बाद 12 सितंबर 1961 को उनकी मौत हो गई थी और इसी पद पर बने रहे थे। मतलब पद नौकरी काल में ही इनकी मृत्यु हुई थी। आगे चलेंगे कि नलिन जी की रचनाएं कौन कौन सी, इस पर ध्यान देना है। तो थोड़ा बड़ा करें स्क्रीन को, सबको दिख जाए। नलिन जी की जो रचनाएं थी वो थी, नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना, यह इनका मुख्य उपन्यास या जो लेख था वो था। अब कहता है कि आलोचनात्मक ग्रंथ है। हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, विष के दांत। विष के दांत चैप्टर का आलोचनात्मक ग्रंथ है। आलोचनात्मक ग्रंथ का मतलब होता है क्रिटिक्स किया गया है, यानी कि समाज के ऊपर विष के दांत की जो बात हम करेंगे चैप्टर में, यह आलोचना की गई है। यानी किसी बात को विष की दांत के माध्यम से लेखक ने अपने शब्दों में प्रस्तुत करने की बात कही है। सत्र असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, केसरी कुमार और नरेश के साथ काव्य संग्रह, नेकन के प्रपद, नेकन के दो सकल मिश्र, ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, इनका अपना रचना है। संत परंपरा साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है, यानी पब्लिश्ड हुआ था इनका यह सब कहानी। पब्लिश मतलब छपा था। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविता है। अब याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपको दे देगा कि नलिन विलोचन शर्मा किस प्रकार के कवि थे। छायावाद, वास्तविकवाद, प्रयोगवाद, इनमें से सभी। तो प्रयोगवाद यहाँ पर ऑप्शन आप आंसर लगाइएगा।
उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व के समग्रता से उभर कर आए थे, क्योंकि प्रयोगवाद का मतलब ही होता है प्रैक्टिकल कर करके इन्होंने अपनी कविताओं में बातों को रखा, यानी उन्होंने चीजों को देखा, समझा, अन्वेषण यानी एनालिसिस किया, यानी उस पर गुणवत्ता को जांच की, बहुत सारी बातों का पता किया, तब लेखन प्रारंभ किया। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। आलोचना यानी किसी भी बात पर अपना व्यू देना, यानी अपनी बातों को रखना, आलोचना करना यानी क्रिटिक्स करना, ठीक है, बात को संवाद के रूप में लेके चले जाना, इनके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी थी। वे कथ्य और शिल्प भाषा आदि सभी स्तरों पर जीवन के आग्रह लेखक थे, यानी बहुत बड़े लेखक भी थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टिकोण एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई सांकेतिकात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी विष के दांत अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से ली गई है, किसी और कहानी से यहाँ पर जोड़ा गया है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करता है। हमारे मध्यस्थ परिवार, जैसे मैं, आप सभी मिडिल क्लास परिवार से। मिडिल क्लास परिवार का मतलब आप समझते हैं, यानी कि हमारे घर में भोजन, कपड़ा और आवास की व्यवस्था है, लेकिन वैसी सभी सुख सुविधाओं का अभाव है जिनको कि हमारा मन, आपका मन या हम लोगों की इच्छा मध्यम वर्ग का हमेशा बना रहता है। यानी हम कमाएंगे तो खाएंगे, काम करेंगे तो जिएंगे, ऐसा वाला सिचुएशन है। यानी कि हम बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं है, बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं, बीच में, ठीक है। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर एक और सेन साहब जैसी की एक श्रेणी उभरती है, जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोस्ट के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार आदि छुपाए हुए हैं। अब इसमें एक सेन साहब को हम डिस्कस करेंगे, जिसने सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कही है, यानी लिंग भेदात्मक शैली, यानी कि वो ऐसे लोग थे जो लड़का या लड़की में फर्क करने के लिए बाध्य थे, यानी पढ़े लिखे समझदार आधुनिकता के दौर में होने के बावजूद भी लड़का है तो लड़की है ऐसी भावना मन में रखते थे। जो कुसंस्कार है, लेखक ने कहा है कुसंस्कार, ऐसी खराब प्रवृत्ति नहीं है। आज हमारे घर में जितनी भी बहनें हैं या जो इस चैनल को पढ़ रही है, हमारी जो भी बहनें हैं, उनका जो एक आत्मविश्वास है पढ़ने लिखने और कुछ करने का, वो लड़कों से कहीं ज्यादा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है। और हम लड़कों को भी कम नहीं कर रहे हैं, दोनों एक समान है। मैं शिक्षक हूँ, कभी भी लिंग भेद के आधार पर समर्थन नहीं करता हूँ। मेरे कक्षा में सभी लोग समान हैं, वैसे सभी लोग जो पढ़ते हैं, वैसे सभी लोग जो पढ़ने की क्रिया में भाग लेते हैं, वैसे सभी विद्यार्थी मुझे पसंद हैं, जो बहुत तेज है, बहुत कमजोर है, सब मेरे लिए समान है। यह उंगली 5 बराबर नहीं है कि छोटा उंगली उतना ही प्यारा है जितना ही बड़ा वाला उंगली, बीच वाला उंगली अंगूठा, ठीक है। इसीलिए मेरे लिए सब समान है। दूसरी ओर गिरधारी जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्तियों की श्रेणी है, जो अन्य तरह के थोपी गई बंदिशों के बीच अपने अस्तित्व के बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। अब एक तो सेन साहब थे और दूसरा इसमें गिरधर नाम का एक नौकर पेशा है। नौकर पेशा यानी मिडिल क्लास गवर्नमेंट जॉब वाला, ठीक है। मिडिल क्लास गवर्नमेंट जॉब वाला का मतलब होता है मध्यम परिवार में सरकारी नौकरी वाला, ठीक है, जिसके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी थोपी गई बंदिशें थी। बंदिशें थोपी गई का मतलब होता है कुछ ऐसी परिस्थिति उनके परिवार और घर में या उनके साथ लाद दिया गया, यानी रख दिया गया बोझ के रूप में, जिसको वो मजबूरन क्या कर रहे हैं, ढो रहे हैं। सामाजिक भेदभाव और लिंग भेद, आक्रामक और स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिक असमानता और मानवाधिकार महत्वपूर्ण बनेगी पेश करती है। यानी इस कहानी में हम समाज में उच्च नीच, मध्यम, उच्च और निम्न परिवार की विशेषता और वहां रहकर जीवन यापन करने वाले लोगों के विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए चैप्टर पर चलते हैं। परिचय खत्म हो गया लेखक का, आगे विष के दांत क्या है थोड़ा देखें। देखिए चैप्टर है विष के दांत। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के समान सामने बरसाती में खड़ी है। बरसाती यानी कि जहां पर हम लोग लगाते हैं ना, चदरा का घर बनाते हैं जिसमें ढलाई किया हुआ छत नहीं होता है, पक्की नहीं होता है। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड, जैसे कोयले घोंसले की अब तब उड़ाया जाए, ठीक है। सेन साहब को इस कार पर नाज है, ठीक है। बिल्कुल नई मॉडल
7 साढ़े 7,000 में आई हुई। यानी कार के बारे में सेन साहब का डिस्कशन चल रहा है। काला रंग चमक ऐसी कि अपने मुख से देख ले, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामक आ समझो। यानी कार एकदम चकाचक चमका करके वो रखे हैं कौन, सेन साहब। अपने मुख देख लो, ठीक है। कहता है कि मेम साहब की सख्त ताकीद है। ताकीद जो है उर्दू या फारसी वर्ड है। ताकीद का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, निर्देश दिया गया है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। खोखा खोखी मतलब अलबल काम, कोई भी चीज ऐसा चीज। खोखा खोखी का क्या मतलब है आगे और अच्छा से क्लियर होगा। चलिए, लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5 ठहरी और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूर्तें ही हैं। यानी 5 लड़कियां थी सेन साहब को, वो सब सुशील, संस्कारी और सिविलाइज जिसको हम कहते हैं, अच्छी घरों की थी, मतलब अच्छे व्यवहार वाली थी। मिस्टर और मिसेस सेन उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, ठीक है, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उनको ऐसी तालीम दी। तालीम का मतलब होता है शिक्षा दी है, संस्कार दिया है। तालीम या वर्ड जो है उर्दू या फारसी का वर्ड है, ठीक है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। उनके माता पिता को इस बात का गर्व है, वे कभी किसी चीज की तोड़ती फोड़ती नहीं है। वे दौड़ती हैं, खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उनके सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुनी। सेन परिवार के मुलाकाती रस के साथ शरारती बच्चों से खींचकर हंसते थे। एक तुम लोग हो, मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकते। सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो था। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा। यह नहीं कि मिसेस सेन अपने बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालात में मानने को तैयार हो। सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। खोखा एक कैरेक्टर है। इसमें कौन कौन कैरेक्टर आया, चरित्र आया। सेन साहब, उनकी पत्नी, 5 बेटियां, खोखा खोखी अब कैरेक्टर है, इसमें चरित्र है, ठीक है। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह से मोटर का कोई खतरा हो सकता था तो खोखा चाहिए। खोखा शरारती बच्चा होगा कोई। देख लेते हैं आगे। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 हुई तो कौन कौन थी, सीमा एक बहन, रजनी, आलो, ठीक है, शेफाली और आरती 5 हुई तो उनके लिए घर में अलग अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग अलग दूसरी। कहने के लिए सेना का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। खोखा कौन था, लड़का था उनका, मिस्टर सेन का। उसे तो इंजीनियर होना है, अभी उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी वैसे ही उसे ही दी जा रही थी। यानी कि उसका लोग खोखा को देखते थे। खोखा खोखी हो सकता है बच्चा हो, जो जुड़वा भाई हो सकता है। यहाँ पर खोखा के बारे में कह रहा है कि वह क्या है, दोनों क्या है एक दूसरे का, मतलब खोखा के अंदर इंजीनियरिंग वाला क्वालिटी लोग ऑब्जर्व करते थे, यानी देखते थे कि इंजीनियर यह बन सकता है। खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेना ने सिद्धांत को भी बदल लिया। सेना के सिद्धांतों को बदल लिया गया। अक्सर ऐसा होता था कि सेन परिवार के दोस्त आते, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती, किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूर देशों के साथ फरमाते हैं कि वे अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उससे अपनी तरह बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। आजकल का जो पढ़ने लिखने का सिस्टम है वह फिजूल है। यह कब की बात है, 1940 की बात है, आजादी के समय का बात हो रहा है। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं इसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दीजिए। किंडरगार्टन स्कूल का मतलब होता है
प्ले स्कूल, केजी वाला क्लास, नर्सरी केजी एलकेजी को किंडरगार्टन स्कूल कहते हैं। लेकिन मैंने अभी ये इंतजाम किया है कि कारखाना का बढ़ाई मिस्त्री 2 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ कुछ ठोक पीट किया करे। ठीक है, कारखाना का जो बड़े मिस्त्री है उसको खोखा के साथ बैठा रहा है, ट्रेनिंग दिला रहा है कि तुम बड़े मिस्त्री बन जाओ। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। और हिंदुस्तानी लोग यहाँ नहीं समझते, यानी वो पढ़ाने लिखाने पर से ज्यादा अपने बच्चे को स्किल्ड बनाना चाहता था, यानी क्षमतावान बनाना चाहता था, प्रशिक्षण देना चाहता था। किसमें प्रशिक्षण वह देना चाहता था? पढ़ाई के क्षेत्र में, ना कि कारपेंटर बनाना था। उसका कहना था कि हथौड़ी किसको कहते हैं, पिलास क्या है, बसुल्ली क्या है, आरी क्या है, कांटी क्या है, समझ लीजिए। 5 साल की उम्र में आप किए थे? कभी नहीं किए थे, हम भी नहीं किए थे। लेकिन यहाँ पर सेन साहब का अपना सोच है कि पढ़ा लिखा के क्या होगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। एक दिन वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। एक साहब साधारण के हैसियत के अखबार नावीस थे, सेना के दूर के रिश्तेदार, सेनों के दूर के रिश्तेदार भी थे होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था खोखा से भी छोटा। खोखा से छोटा उनका एक लड़का था, बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी, तो कहता है उसका कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी। जवाब देते हैं, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। वही बातें दोहराकर वे थकते नहीं है, बार बार एक चीज, इंजीनियर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। मतलब यह माहौल है कि एक बार घर में सब बैठे थे, सेन साहब के दोस्त मित्र 5-6 दोस्त थे। मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने और कुछ बने, उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट प्रच्छन्न व्यंग पर ऐड कर रह गए, यानी थोड़ा सा उनको लगा कि हम जो बोल रहे हैं वो मतलब सही बोल रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन था। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सफर एक औरत से उलझ रहा था। औरतों के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिससे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। सोफर, ठीक है। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा है, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लोग लगे कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। यह कंप्लेन कर रही है सेन साहब को कि हम बोले गाड़ी से अलग हो जाओ तो हमको ही उल्टा मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है, उसकी माँ भी आकर लड़ रही है। मनोज, क्या नाम था वो बच्चे का, देखिए यहाँ पर कहाँ गया नाम। सोफर ने साहब को बड़का मदन, हाँ मदन, मदन छोटा बच्चा है जो उससे खोखा से छोटा था, उसी के बारे में। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब के बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना फिर किसी हरकत ना करे। यानी उसको हिदायत दिया कि जाओ देखो, बच्चा को सही रखो, बदमाशी नहीं करे। अगला पेज कहता है कि अपने बच्चों को बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। यानी कि उसको चोट भी लगा था मदन को पैर में। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। अब देखिए, मामूली किरानी ने है। कोई भी इंसान जो बड़ा होता है उसके पीछे का तर्क है। तो वह बड़ा तब है जब उसके साथ काम करने वाले वो लोग जिसको वो स्टाफ या नौकर कहता है उनके साथ खड़े हैं। जिस दिन वह लोग हट जाएगा वो बड़ा खत्म हो जाएगा, वो सिंपल एक इंसान बनेगा। इसीलिए आप अपने आप को संस्कार और गुण, इतना अच्छा से संस्कार और गुण के आधार पर व्यवहार बनाइए कि लोग आपके पीछे और आगे साथ में खड़ा रहने के लिए खुशी खुशी शामिल हो जाएं। और व्यवहार ऐसा रखिए, यदि किसी से कोई गलती भी हो जाए तो उसको माफ कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो आखिर ऐसा कौन सी बात हो गई जिसने उसको धकेल दिया? ठीक उसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके और सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ी की ओर चले। सभी ने देखा कि सेन साहब खोखा को गोद में लेकर आए और उसकी हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। तो कि अपना बेटा को नहीं डांट रहा,
और मदन जो है कार छू दिया तो उसका ड्राइवर धकेल के चोट लगा दिया। तो यह क्या दिखाता? ऊंची और नीची प्रवृत्ति जो इंसान के अंदर है। मेरा बेटा है, कोई गलती नहीं कर सकता, दूसरे का बच्चा है तो तुम दोषी हो, पापी हो, तुम ही गलती करते हो, ऐसा। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए देखा आप लोगों ने बड़ा शरारती हो गया कासू। खोखा को प्यार से घर में कासू बोलते थे, खोखा नाम उसका था, निक नेम। कासू होगा ओरिजिनल नाम। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जों में इसकी अभी से इतनी दिलचस्पी है क्या बताऊं। इंजीनियर बनने का बात बोला है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के तो सेन साहब बढ़ाएगा ही। तो ये क्या था कि बढ़ा चढ़ा करके, मतलब नीम हकीम खतरे जान, ऊंची दुकान फीकी पकवान वाला कहावत था सेन साहब के साथ। सेन साहब खोखा के जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, ठीक है, देखते भी तो कुछ समझ में पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाहें अचानक ही अगले चक्के पर गई। उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो परेशानी की हालत खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया, यानी गाड़ी का पंचर हो गया था। किसका भाई? कौन से साहब थे? उनका नाम क्या है? सेन साहब के एक मित्र थे मिस्टर सिंह। पंक्चर हो गया। सेन साहब आगे बढ़ गए और कुछ जगते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप लेकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियां लॉन में लगवा दो जब तक हम यहाँ बैठते हैं। तो किसको कहा? ड्राइवर को कहा कि देख लो हवा वो भरना है, भर के आगे बढ़ो। नेक्स्ट लाइन इसमें क्या कहता है कि ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। काम तो कासू बाबा का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। सोफर ने बताया कि पंप लाने चला गया था। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और अपने पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियां, लॉन का मतलब होता है एक छोटा गार्डन, घर के आगे में घास लगा हुआ है, झूला लगा हुआ है, एक टेबल है, 4 लोग बैठे हुए हैं घेर घार के, ठीक है। बातों के सिलसिलों में सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्के से हवा निकालने की हुकूमत जान ली थी, मौका मिलते ही शरारत कर गुजरा। उनका अपना ख्याल था कि उसकी इन हरकतों को देखकर यह साफ मालूम होता है कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती जा रही, जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया, मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। रुखसत यानी कि चले गए, रुखसत का मतलब चले जाना। सेन साहब अंदर लौटे तो बेयारा को, मदन के पिता गिरधारी लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, आहते एक कोने में आहटास में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। बोला किरानी को जाके बुला लाओ। सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा होते हैं। सेन साहब ने ठंडी बेलास में आवाज में कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया बाबू? कि देखो गिरधर, क्या देखो? मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मदन आजकल थोड़ा सा बदमाश हो गया है, शौक का मतलब बदमाश हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। देखिए, अपना बेटा इंजीनियर बनाना है और दूसरे के बेटा को बदमाश कर रहा है, ठीक है। गिरधर लाल कभी भी जी कह देता। सेन साहब का भाषण जारी था, मतलब दे रहे हैं डायलॉग। अब स्टाफ है तो क्या बोलेगा, मालिक बोल रहा है, सुन रहा चुपचाप, ठीक है। उसे संभालने की कोशिश कर, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सैनों का आरामदेह सायनगार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है कि मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त के खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाएगा। स्पेयर द राउंड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कहता है। स्पेयर द राउंड एंड स्पॉइल द चाइल्ड का मतलब है, स्पॉइल मतलब बर्बाद करना, और स्पेयर द राउंड एंड का मतलब होता है कि बच्चों को अगर हम बंदिशों में नहीं रखेंगे तो वह बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। माता सेन की नींद उचट गई। उन्होंने मदन की कतार चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बेबकबक पर खी जा रहा था। जितना मदन नहीं परेशान कर रहा था या जो उनका किरानी था, उससे ज्यादा ये मतलब मिस्टर सेन की बातों से उनकी पत्नी चिड़चिड़ी हो रही थी कि सोने का टाइम था। अगला में चलते हैं। कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का खोखा की बराबरी करता है, फिर
फिरता है। मदन का आर्त रुदन रख गया, खैरियत थी कि उसकी शिष्टियां सैनों का शयनगार तक नहीं पहुंचे तो रो रहा था और ये मार रहे थे। कौन? मदन के पिताजी जो थे वहां के किरानी। लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलकूद खोखा बंगले के अहाते का बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के साथ आवारा गर्दी छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने उसकी तबीयत मचल गई। हंसो कौवा की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। यानी कौवा कौन था? वो मदन का ग्रुप था। और हंस कौन था? खोखा। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रौब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं था। वो खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। यानी अमीर का बच्चा था ना, तब सोचता था कि इसको ले लेंगे अपने साथ तो कुछ खर्चा पानी होगा। दूसरे लड़कों को कई खास उज्र नहीं था। अपमानित प्रताड़ित लीडर मैदान की यह बात कब मंजूर हो सकती थी? उसने छूटते ही जवाब दिया, अब भाग जा यहाँ से। बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। है भी लट्टू तेरा जो अपने बाबा की मोटर पर बैठ। लोग उसको बच्चा लोग ताना दे दिया, है तुम्हारे पास है लट्टू खेलने आया, जा यहाँ से, जा अपने बाबूजी गाड़ी बैठो जाकर के। तो वह बोल दिया, पिताजी गाड़ी पे जाके बैठो। कासू तेज में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। क्या मजाल कि उसके साथ कोई कुछ ऐसा कर दे। इतना छोटा था, 6 साल 5 साल का, वो तुरंत हाथ और थप्पड़ उठाता था। बाहर को बोल दिया और माथा गुस्सा में आग में बोले। उसने आओ ना देखा था, मदन को एक घुसा फटाक से दे दिया। जैसे ही मारा, 4 गुंडे डाकू होने वाले मदन भी कब मानने वाला था। उसने झट कासू पर टूट पड़ा और दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद का युद्ध का मजा लेने लगे। लड़वा दिया और उस दोनों को चुपचाप बैठा था। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले की पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई जैसी हो रही थी। हाथों में यही लड़ाई हुई रही थी कि कासू को क्या हुआ? कासू शेर हो जाता है। और वहां से तो 1 मिनट बाद वह रोता हुआ जान भाग लेकर निकला। यानी कासू क्या किया? शेर हो जाता है, यानी जीत जाता है। तो वहां से 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ है? उन्होंने ना तो दर्द मानिए लीडर की मदद की, उन्होंने अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही की। सब चाह रहा था कि अगर हम कासू यानी खोखा का अगर साथ नहीं देंगे, इसके पिताजी हमारे गार्जियनों को यानी माता पिताओं को उनके काम करते थे तो सबको भगा देगा, बोला नहीं करेंगे तुम लोग काम, जाओ तुम लोग का बच्चा लड़ता है मेरे बच्चा का। इसीलिए मदन का साथ नहीं देकर सब खोखा का साथ देने लगे। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर तो था ही यह कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, क्योंकि लड़ाई क्या तुमको डर लग रहा था। लेकिन उपाय ही क्या था? वह पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसको लगा कि जरा देखें मेरा खबर आया या हम घर घुस सकते हैं। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसके बाबू गरज तरज नहीं कर रहे हैं। उसकी अम्मा ने कोई बात नहीं पूछी। जैसे वह ठीक से सुन नहीं सका तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपने तनख्वाह ऑफिस से ले लो। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज होती रही तो सुनने की कोशिश भी करता रहा। अब मदन को तो समझ में नहीं आया, बच्चा था। कासू की लड़ाई चलते कासू के पिताजी जो सेन साहब थे, उसने उसको निकाल दिया। किसको निकाल दिया? क्या नाम था उसका? कासू नहीं, मदन के पिताजी को निकाल दिया, जो किरानी थे उनके यहाँ। वह दबे पर बरामदे की रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की टन आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकला। एक गिरधर जो मदन के पिताजी थे। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। ऐसे करके अब मार दीजिए, जो मारना है मार खा लेंगे। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटता था। बहुत पिटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता से मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत खींच लिए, ऐसे करके पकड़ के कसते हुए मारेगा उनको एक्सप्रेशन। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया। अचानक वह ठिठक गया।
खिटक गया यानी जोर से हंसी आ गई। उसके चेहरे नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन के हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देखता रहा। उसे याद नहीं कि उसके पिता ने कब उसे इस तरह से प्यार किया था। अगर कभी कभी किया हो तो गिरधर उसे बेपरवाह उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकल जाने पर ही मुमकिन हो सकता था। शाबाश बेटा। मदन को गिरधर ने शाबाशी दी और क्या बोला, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखे को दो दो दांत तोड़ डाले। हा हा हा। यानी बेटा उसका गलत करके आया, लेकिन बाप को भी गर्व हो गया उस बच्चे पर। इसमें क्या समझे आप कि गिरधर सेन साहब क्या काम नहीं करना चाहता, लज्जित वाला जिंदगी गुजार रहा था, इसीलिए सोचा नहीं करेंगे। अब इसका प्रश्न जो है, इसमें कुछ कुछ प्रश्न बनेगा जिसको हम आपको बता दें। सबसे पहले सेन साहब के पारिवारिक चरित्र का व्याख्या कीजिए कि सेन साहब क्या थे, कौन थे, कैसे थे। दूसरा, खोखे का चरित्र चित्रण कीजिए। क्वेश्चन आएगा, तो पहला क्वेश्चन होगा सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण करें। दूसरा, खोखा यानी कासू कौन था। तीसरा क्वेश्चन है, मदन एवं कासू का संबंध कैसा था, संबंध कैसा था। चौथा, कार को लेकर मिसेस सेन ने क्या निर्देश दिए थे। पांचवा क्वेश्चन होगा, सेन साहब कासू को पढ़ाना क्यों नहीं चाहते थे, क्यों नहीं चाहते थे। अगला पेज चलते हैं, लेंगे और पेज। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न होगा 7वां नंबर में, सेन साहब के मित्रों के साथ कासू ने क्या किया। 8वां प्रश्न होगा, सेन साहब ये कासू यानी खोखा एवं मदन के बीच लड़ाई क्यों हुई। लड़ाई क्यों किया। 9वां प्रश्न होगा, मदन एवं गिरधर का संबंध कैसा था। यानी कि मदन और गिरधर नॉर्मली तो बेटे बाप थे ना, उनका रिलेशन कैसा था, मदन किस चीज से आहत होता था। और 10वां क्वेश्चन है, अंत में गिरधर ने मदन को क्यों गले लगाया। तो इस तरह से आप प्रश्न बनाइए। 10 प्रश्न इस पर है कहानी के बीच से। राइटर का डिटेल पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।